So once again, welcome dear students. Today we are going to see the one more problem related with the simplex method. So see carefully the problem which is in front of you. Try to read out the problem. A manufacturer produces 4 types of products A, B, C and D by using 2 types of machines. 2 मशीन यूज करता है, लीथ मशीन, मिलिंग मशीन. ठीक है. And the time required for all the 2 machines to manufacture 1 unit of the product, profit per unit of the product, and the total time available on the 2 types of machines per day are given below. नीचे दिया हुआ है. मशीन से लीथ मिलिंग, प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच मशीन ए, बी, सी और डी प्रोडक्ट के लिए ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. टोटल टाइम अवेलेबल यहाँ पर मेंशन हुआ है. सो अब हमें करना क्या है? अब जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट पर डे फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट. यानी कितने के क्या प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करूं सो दैट मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, ये हमारा टारगेट है. इज इट क्लियर? सो दिस हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. अब जरा कॉन्सेंट्रेट करो कि व्हाट आई एम डूइंग. इंट्रोड्यूस x1, x2, x3, x4 as A, B, C, D. x1, x2, x3, x4 be the number of units to be produced for maximizing the profit of the respective यानी A, B, C, D के लिए. इतना क्लियर हुआ? अब ये इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने का ट्राई करेंगे. ठीक है. अब वो फॉर्मुलेशन कैसा होगा? जो टारगेट हमें दिया हुआ है उसके अनुसार. ठीक है. और नया पेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना. अब इतना क्लियर हो जाए तो एक चीज इतनी क्लियर हो गई है हमें कि ये जो अगर प्रोडक्ट ए बिकूं तो 45 रुपीज का प्रोडक्ट प्रॉफिट होगा, बी बेचूं तो 100 रुपीज, सी बेचूं तो 30 एंड डी बेचूं तो 50. अब इस प्रॉब्लम को अगर मैं कहूँ तो क्या होगा? द गिवन प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज z इक्वल टू 45x1 प्लस 100x2 प्लस 30x3 प्लस 50x4. यानी इस सब का कैलकुलेशन करके वहां पे डाल दिया. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मतलब क्या? कंस्ट्रेंट पहली लाइन पहला कंस्ट्रेंट, दूसरी लाइन दूसरा कंस्ट्रेंट. यानी पहली मशीन पहला कंस्ट्रेंट, दूसरी मशीन दूसरा कंस्ट्रेंट. बच्चों हम ये पहले भी देख चुके हैं, है ना. हमने एक प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व भी किया था. ठीक है. अगर मैं गलत ना हूं तो वो प्रॉब्लम हमारा इसी से रिलेटेड था, ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड था. ठीक है. अगर इतना क्लियर हो गया हो तो अब जरा ध्यान से देखो. होपफुली यू आर गेटिंग दिस. अब जरा ध्यान से देखो इस सिस्टम को. अब मैं कैसे इसको देखूं? इसको देखना मुझे ऐसा है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था तो वो लिख दिया, कंस्ट्रेंट लिख दिए, x1, x2, x3, x4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है. ये बताना रहेगा था 1200 एंड 800. दिस इज द टाइम अवेलेबल, टोटल टाइम अवेलेबल. ठीक है. मिनट्स में ही होगा वो 101%. टाइम आवर्स में तो मुश्किल होगा, है ना. ठीक है. वॉट एवर इट में भी. ठीक. चलो, तो ये मिनट्स में अवेलेबल है इतना टाइम, ऐसा समझ के चलो. नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ. ठीक. यानी अब इस तरीके से प्रॉब्लम स्ट्रक्चराइज होने के बाद अवर नेक्स्ट जॉब इज इस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चराइज तो कर दिया. अब इस प्रॉब्लम को तुरंत क्या करना है? हमें इस प्रॉब्लम को करना है फॉर्मुलेट. लेकिन ये लेस देन और इक्वल टू जो 2 कंस्ट्रेंट्स है वो मेरी अड़चन है. अब इस लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट को मुझे क्या करना है? इक्वल टू में कन्वर्ट करना है. दोनों लेस देन है तो मैंने 2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए. सो सी केयरफुली. 45x1 100x2 प्लस 30x3 प्लस 50x4 प्लस 0s1 प्लस 0s2. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कंस्ट्रेंट्स पूरी वैल्यू जैसे कि वैसे, सिर्फ s1 और नीचे s2 ऐड हो गया. इसका मतलब ऊपर वाले इक्वेशन में s2 की वैल्यू 0 है, नीचे वाले इक्वेशन में s1 की वैल्यू 0 है. इतना क्लियर रखिए. अब ये सब लिखने के बाद RHS लेस देन और इक्वल टू से इक्वल टू और इक्वल टू में कन्वर्ट हो गए. इतना क्लियर हो गया हो तो अब इसको क्या करेंगे? बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे. सो ध्यान से देखना.
फॉर बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कंसिडर x1, x2, x3, x4 इक्वल टू 0। जब इसको 0 कंसिडर कर दिया तो s1 इक्वल टू 1200 एंड s2 इक्वल टू 800, ऐसी दो वैल्यूज मिली। अब इतना होने के बाद पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन जो भी है उसको सिंपलेक्स टेबल में पुटअप कर दो। अब ये सिंपलेक्स टेबल में पुटअप करने के लिए एक बार उन्होंने कह दिया, तो अब हम इसको सिंपलेक्स टेबल में पुटअप कर देंगे। ध्यान से देखना क्योंकि कैसा है, ये प्रॉब्लम जरा सा लंबा चलेगा। अब मैंने इसको सिंपलेक्स टेबल में डाल दिया, ठीक है। तो जो भी कंस्ट्रेंट मेरे पास थे 45, 100, 30, 50, 00 ऊपर आ गए सीजे। जो दो कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज थी वो S1 एंड S2 वैल्यूज लिख दिए, उसकी कॉस्ट 00। बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन था इसलिए S1 S2 यहां पर आया, उसकी कॉस्ट 00 है इसलिए 0 आई। बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मिला 1200 और 800, लिख दिया। जो कंस्ट्रेंट थे, कंस्ट्रेंट की जो वैल्यूज थी वो अगर मैं गलत ना हूं यहां पर थोड़ा सा रख दूं बच्चों तो आपको आसान हो जाएगा। देखो 7, 10, 4, 9, तो 7, 10, 4, 9 S1 और S2 एडिशन था तो 1 एंड 0। नेक्स्ट 3, 40, 1, 1, 3, 40, 1, 1, 0, 1, क्योंकि S1 यहां पर 1 होगा तो यहां 0 होगा, यहां पर 0 होगा तो यहां 1 होगा। एक चीज थोड़ी सी मैं बात बता दूं, बेसिकली ये क्या है बच्चों, ये भी क्लियर कर दूं। आप अगर देखोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा लग रहा है आपको। कौन सा? S1 एंड S2। आ रहा है दिमाग में कुछ? S1 एंड S2 को देखोगे, सिर्फ S1 एंड S2 को देखो। देखो मैं दिखाना चाहूंगा, अगर मैं इसकी जगह पर एक ऐसा लाइन खींच दूं मैट्रिक्स वाली तो ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यानी एक्चुअल में बच्चों हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम रो ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स ऑपरेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स पर फर्क नहीं डालेगा क्योंकि मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? या मैं दूसरी वैल्यूज आपको बोलूं तो आप यहाँ पर हमेशा देखते होंगे कि हम ए इनवर्स जब फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ए इनवर्स जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए जो ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास है वो कौन सी है? किसी भी मैट्रिक्स का मेथड इनवर्स निकालना है आपको तो मैट्रिक्स इनटू इट्स इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फार्मूला। अब ए को रिड्यूस करते जाओ, यानी ए को आइडेंटिटी बनाते जाओ, आइडेंटिटी ऑटोमेटिक ए इनवर्स बन जाएगा। समझे ना? यानी आप ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो तो आरएचएस का आइडेंटिटी है वो इनवर्स बन जाएगा। बहुत बार हमने इसको देखा है, बहुत बार हमने इसको एनालाइज भी किया, ठीक है। तो अब यही लॉजिक अब यहां पर है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में एग्जांपल के लिए बोला है मैंने, अब मैं इसको रिपीट कर दूं। अब ये सब चीजें लिख जाने के बाद ZJ एंड ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है। ZJ कैसे कैलकुलेट करना है? 0 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ, 0 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, लेकिन 0 0 होने के कारण इसका भी 0 और एडिशन बाद में ये भी 0, 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 तो 0 0 0 0 0। अब ZJ माइनस CJ नेचुरली -45, -100, -30, -50, 0 एंड 0। क्या सवाल यह है कि ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0? आंसर है नो। सवाल क्या था? क्या ऑल ZJ माइनस CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0? आंसर है नो। एक भी वैल्यू 0 के ऊपर नहीं है, ग्रेटर देन पॉजिटिव नहीं है, कहने का मतलब। तो आप इसको भूल जाओ, ठीक है। जो मोस्ट निगेटिव है उसको आइडेंटिफाई करो। सबसे बड़ा निगेटिव 0 है, 100, इसको आइडेंटिफाई किया, इसको किया मार्क एंटरिंग वेरिएबल। ये एंटरिंग वेरिएबल का लिटमस टेस्ट है, मतलब आपका एंटरिंग वेरिएबल सीधा ऊपर जाएगा। ये है x2,
एंटरिंग वेरिएबल। समझे? नेक्स्ट, इतना क्लियर हो जाए तो आप थीटा निकालो। व्हाट इज थीटा? सोल्यूशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एंटरिंग वेक्टर। व्हाट इज सोल्यूशन वेक्टर? 1200 and 800. What is entering vector? 10 and 40. So 1200 divided by 10, 120. 800 divided by 40, 20. Minimum positive. What is minimum positive? 20. Outgoing vector. 20 is not outgoing vector. 20 is just the litmus test. यानी outgoing vector कौन है? इधर जाओ. S2 is the outgoing vector. यानी अब पिछला प्रॉब्लम जो हमारे पास है उससे ये पता चलेगा कि S2 बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह X2 अंदर आएगा। अंदर आने के बाद मुझे फिर से एक बार सिंपलेक्स टेबल लिखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पहले पिवोट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पिवोट एलिमेंट क्या है? एंटरिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इंटरसेक्शन है, उसको मैं कहूंगा पिवोट एलिमेंट। और वो पिवोट एलिमेंट दूसरा तीसरा कुछ नहीं, 40 है। आप देखोगे तो यहां पर मार्क किया हुआ है 40 है। इस 40 को मुझे 1 करना है। इसके ऊपर नहीं तो नीचे जहां पर भी जगह हो वहां पर 0 करना है और उसके अनुसार पूरा सिंप्लेक्स टेबल चेंज करना है। अंडरस्टूड? और उस पूरी रो को, उस पूरी S2 को, यानी उस पूरी रो को मुझे 40 से डिवाइड करना है। अंडरस्टूड? तो जरा देखो नीचे क्या है। नोट, कन्वर्ट द पिवोट एलिमेंट टू 1, यानी 40 की जगह 1, एंड देन कन्वर्ट द एंटरिंग वेक्टर टू यूनिट कॉलम वेक्टर बाय रो ऑपरेशंस। देन इसको कन्वर्ट करो यूनिट कॉलम वेक्टर में बाय रो ऑपरेशंस। ठीक है? रिप्लेस S2 बाय X2, S2 को रिप्लेस करो X2 से, एंड चेंज द कॉस्ट अकॉर्डिंगली, CB, एंड चेंज द CB अकॉर्डिंगली। चलो मान लिया ये भी। नेक्स्ट, परफॉर्म द सिंप्लेक्स ऑपरेशन वंस अगेन, यानी इसके बाद और एक बार सिंप्लेक्स ऑपरेशन करो और आंसर क्या आता है चेक करो। चलो ठीक है, ये भी सुन आप सही। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद ये टेबल मुझे शायद से लगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा साइड में रखता हूं। ठीक है? और जो नया टेबल मुझे निकालना है वो नया टेबल आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना। ठीक है? अब पिछले प्रॉब्लम में जैसे मैंने रफ कैलकुलेशन किया था, अब मैं वो रफ कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि S1 क्या है, S2 क्या है, R1 है, R2 है। ठीक है? अब मैं ऑपरेशन सीधा सीधा कंसिडर करूंगा। तो ध्यान से देखना, मैं ये ऑपरेशंस बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो ऑपरेशंस आपको क्या करने हैं, एक्चुअल में परफॉर्म करने हैं। ठीक है? लिख कर। ठीक? तो जरा ध्यान से देखना, इस S2 की जगह X2 इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉस्ट चेंज कर दी। चलो पहली बात हो गई। S1 एज इट इज रखा, 0 एज इट इज रखा। दूसरी बात क्लियर होगी, पूरे एलिमेंट को, आउटगोइंग रो को पिवोट एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो 800 by 20, 40, 3 by 40, 40 by 40, 1 by 40, 1 by 40, 0 by 40, 1 by 40, 20, 3 by 40, 1, 1 by 40, 1 by 40, 0, 1 by 40। क्लियर? अब एक बार ये क्लियर हो गया तो इस 1 का उपयोग करके ऊपर क्या लाओ, 0 लाओ। लेकिन ऊपर क्या है, 10। ऊपर क्या है, 10। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, ऑपरेशन लिखो। मैं बोल रहा हूं आपको ये ऑपरेशन बुक पर लिख लेना है। तो ऑपरेशन रहना चाहिए, आपका ऑपरेशन रहना चाहिए। ध्यान से देखना, ये R1, ये R2। तो R1, समझे, R1 माइनस, समझे ना क्या बोल रहा हूं? चेंज कहां करना है मुझे? चेंज R1 में करना है, यहां पर चेंज करना है। ठीक है? R1 माइनस 10R2, ये पहला ऑपरेशन। समझे? R1 माइनस 10R2, ये पहला ऑपरेशन। जबकि ये पहला ऑपरेशन लिखूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, R1 माइनस 10R2, यानी अभी R1 1000, समझे, 1000 माइनस 10 इंटू, समझे ना, माइनस 10 इंटू कितना, 220।
सॉरी 1200 माफ करना 1200 इक्वल टू 10 इंटू 20 यानी 200 माइनस किया, आंसर आया 1000। नेक्स्ट मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम ये है 7 माइनस 10 इंटू 3/40, 7 माइनस 10 इंटू 3/40, 4 0 0 विल गेट कैंसर यानी 7 माइनस 3/4, आंसर कितना 28 -3 डिवाइडेड बाय 4 यानी 25/4, तो इसका आंसर आया 25/4। नेक्स्ट 10 माइनस 10 0। सिमिलरली इसका भी कैलकुलेशन, इसका भी कैलकुलेशन, इसका और इसका, ये आपको परफॉर्म करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना आप, ये आपको परफॉर्म करना है। मैं फिर से एक बार इसका इक्वेशन बोल रहा हूँ, रो ऑपरेशन बोल रहा हूँ, और वो रो ऑपरेशन कहाँ कहाँ लागू पड़ेगा इसको छोड़ दो, सॉल्यूशन से लेके S2 तक, इन यहां तक ही वो लागू पड़ेगा, ठीक है। इसका रो ऑपरेशन मैं बोल रहा हूं, क्या है वो रो ऑपरेशन, अब इसकी जरूरत नहीं। क्या है वो रो ऑपरेशन, R1 माइनस 10 इंटू R2, R1 माइनस 10 इंटू R2। तो मुझे मेरा अपडेटेड टेबल मिल गया। व्हाट इज दैट अपडेटेड टेबल, अपडेटेड टेबल हो गया ये पूरा। फिर अब ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करो, ये 0 होने के कारण ये पूरा 0 ले जाएगा। अब ये 100 है तो मैं यही कंसिडर करूंगा, देखो क्या है। सो 100 इंटू 3/40, आंसर आया 15/2। 100 इंटू 1 100, 100/40 5/2, 100/40 5/2, 0 5/2। अब ZJ ऐड करोगे, ZJ माइनस CJ 15/2 माइनस 45, आंसर 75/2। 100 माइनस 100 0, 5/2 माइनस 30 55/2, 5/2 माइनस 50 95/2, 0 माइनस 0 0, 5/2 माइनस 0 5/2। सवाल ये है कि क्या ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? नो, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। परफॉर्म वन अगेन सिंप्लेक्स टेबल, वन अगेन सिंप्लेक्स टेबल परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मुझे उसके लिए पहले आउटगोइंग वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, एंटरिंग वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो चलो एंटरिंग वेक्टर ढूंढते हैं। सबसे निगेटिव कौन है, 95/2, आइडेंटिफाई करो। ये आइडेंटिफाई किया मतलब x4 मेरा एंटरिंग वेरिएबल हो गया, डन। अब आउटगोइंग वेक्टर आइडेंटिफाई करना है। आउटगोइंग वेक्टर के लिए SV डिवाइडेड बाई EV। व्हाट इज सोल्यूशन वेक्टर 1020। व्हाट इज एंटरिंग वेक्टर 35/4 एंड 1/40। डिवाइड करो उनको उससे, तो देखो क्या हो जाएगा 1000/35/4, तो आंसर आया 800/7, कैंसल वगैरह हो गया। और 20 डिवाइडेड बाय 1/40, आंसर आया 800। विच इज मिनिमम पॉजिटिव, नेचुरली 800/7 इज मिनिमम पॉजिटिव, सो दैट इज आउटगोइंग वेक्टर। मतलब ये लिटमस टेस्ट है, आउटगोइंग वेक्टर इज S1। यानी बच्चों अब S1 रोल गेट के बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आएगा, x4 आएगा। पिवोट एलिमेंट 35/4। सो अब इतना क्लियर हो जाने के बाद नेक्स्ट टेबल बड़ा आसान जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ऊपर वाला टेबल हमारे पास रेफरेंस है, तो नीचे 1 to 1 वहां पर लिख सकते हो। तो देखो S1 की जगह x4, x2 एज इट इज। x4 की कॉस्ट 50 है तो 50, x2 की कॉस्ट 100 है तो 100। इसको 35/4 से डिवाइड करना है पूरे रो को। तो देखना 100 डिवाइडेड बाय 35/4 800/7, 25/4 डिवाइडेड बाय 35/4 4 विल गेट कैंसल, 25/35 5/7, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, 15/4 divided by 35/4 4 will get cancelled, 3/7. Understood? Then 35/4 divided by 35/4 1, 35/4 divided by -1/4. Understood? 35/4 divided by -1/4, आंसर क्या मिला, आंसर मिला मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों 35/4 डिवाइडेड बाय -1/4, आंसर क्या मिला
4 कैंसिल होने के बाद -1/35। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर इतना? -1/35। चलो अब इतना सब हो जाने के बाद यानी देखो यहां से लेके यहां तक पहली वैल्यू 800/7, 5/7, 0, 3/7, ये है पिवोट एलिमेंट जिसकी जगह 1 आ गया। 4/35 एज इट इज, -1/35, इतना क्लियर। अब यहां पर इसकी जगह मुझे 1 लाना है, -1/40 है। अब इस 1 का उपयोग लेके देखना, इस 1 का उपयोग लेके 1/40 की जगह क्या लाना है? 0 लाना है। ये x4 और ये x4, इतना याद रखना। चलो अब 1/40 को 0 बनाना है, इस 1 का उपयोग लेके इक्वेशन बड़ा सिंपल है। ये R1 ये R2 चेंज किस में करना है? R2 में करना है। सो R2 इक्वल टू, इक्वेशन लिखने के लिए R2 इक्वल टू R2 माइनस या R2 माइनस 1/40 इंटू R1। फिर से एक बार बोल रहा हूं, R2 माइनस 1/40 इंटू R1। अब ये इक्वेशन लिख देंगे और वो इक्वेशन परफॉर्म करना चालू कर देंगे। 2 वैल्यूज में चेक करवाऊंगा, बाकी की वैल्यूज आप चेक करना। अंडरस्टूड? ठीक है। इक्वेशन फिर से बोल रहा हूं, R2 माइनस 1/40 इंटू R1। ठीक है, तो अब जरा देखो R2, पहली इक्वेशन यहां से चालू कर देते हैं। 20 माइनस 1/40 इंटू R1। सो यहां 20 माइनस 1/40 इंटू R1। इसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी? इधर 1/40, इस 20 का यूज करके यहां पर। अब 20 माइनस 1/40 इंटू R1। व्हाट इज R1? 800/7। अब 800/7 को अगर मैं 1/40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? सीधी सीधी बात है, कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 4, कॉमन सेंस क्या कहता है? 20। क्लियर हुआ ना? 20/7। अब 20 माइनस 20/7 आ गया ना यहाँ पर। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो वो क्या होगा? वो कैलकुलेशन वाला एलिमेंट होगा। मैं बच्चों यहां पर लिख भी दूं आपके लिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखना, यहां पर कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। 20 माइनस 1/40 इंटू 800/7, 20/7। तो ये आ गया 140 माइनस 20/7। तो फाइनल आंसर क्या मिला? 120/7 आ गया। 120/7 ये पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू ऑन द सिमिलर बेसिस क्या है वो ध्यान से देखना। 2 वैल्यूज में कैलकुलेट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। दिस इज द कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या है? 50। यहां पर वैल्यू क्या है? 5/7। यहां पर वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल वैल्यू है 3/40। मल्टीप्लाई करो 3/40 को 1/40 से, बढ़ गई वैल्यू। और उसका कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 5/7 माइनस करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 2/35। नेक्स्ट आएगा 1 क्योंकि ये 0 है, फिर आएगा 1/70, फिर आएगा 0, फिर आया -1/350, 9/350। इतना सब हो जाने के बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करना है। मैं एक वैल्यू समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। वो वैल्यू है 50 इंटू 5/7 प्लस 100 इंटू 2/35। क्या कह रहा हूं समझ में आया ना? 50 इंटू 5/7 प्लस 100 इंटू 2/35। आंसर इज 290/7। नेक्स्ट 50 इंटू 0, 100 इंटू 1, 100। नेक्स्ट 50 इंटू 3/7, 50 इंटू 1/70, 160/7। 50 इंटू 1, 100 इंटू 0, 50। Similarly 38/7, 8/7। Again zj minus cj, -25/7, 0, -50/7, 0, 38/7, 8/7। क्या अगेन ऑल zj माइनस cj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना? 2 वैल्यूज फिर से निगेटिव है।
उसमें से मोस्ट निगेटिव कौन सी है? उसमें से मोस्ट निगेटिव है ये वाली, यानी x3 विल बी एंटरिंग वेक्टर. अगर x3 अंदर आएगा तर मग बाहेर काय जाईल हे पण बघावं लागेल ना. सो व्हॉट इट विल गोइंग टू बी गेट आउट, सी केयरफुली. उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा थीटा. थीटा इज सोल्यूशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एंटरिंग वेक्टर. सो व्हाट इज सोल्यूशन वेक्टर? सोल्यूशन वेक्टर देखो जरा सा, 800/7 एंड 120/7. व्हाट इज एंटरिंग वेक्टर? 3/7 एंड 1/70. सो ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे मिलेगा 800/3 और इधर मल्टीप्लीकेशन करूं तो 1200, विच इज मिनिमम 800/3. 800/3 मिनिमम हुआ, इसका मतलब x4 बाहर निकलेगा, उसकी जगह x3 आएगा. समझे? x4 बाहर निकलेगा, उसकी जगह x3 आएगा. अब इतना क्लियर हो जाएगा. अगर आपको क्लियर हो गया तो ये प्रॉब्लम आराम से आप क्या कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं. ये लास्ट है. ठीक है, अब आपको सब पता है क्या करना है क्या नहीं. ध्यान से देखो, x3 x4 एंटरिंग वेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया था 3/7, तो पूरे को 3/7 से डिवाइड कर देंगे. समझे? ये आया 800/3, ये आया 5/3, ये आया 0, ये आया 7/3, ये आया 7 मतलब 5. हाँ, तो आ गया 12/5. चलो उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे. हाँ चलो आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना. 800/3, 5/3, 0, 1, 7/3 जो अभी बात की थी वो, -4/50 अभी जो ने कैलकुलेशन निकाला वो, -1/50. CJ लिखा, x3 x4 कॉस्ट लिखी, सॉल्यूशन की वैल्यूज लिखी. अब जरा ध्यान से देखना, फिर मुझे क्या करना है, मुझे तो 0 बनाना था. किसको 0 बनाना था? मुझे इस 1/70 को 0 बनाना था. यहां पर 1 आ गया. इक्वेशन क्या लिखना है? ये R1, ये R2. R2 माइनस 1/70 इंटू R1. फिनिश. R2 माइनस 1/70 इंटू R1. अब बच्चों आपको एवरीथिंग यू नो कैसा कैलकुलेट करना है क्या नहीं. सो फाइनल आंसर क्या मिला? फाइनल आंसर मिला 40/3. ये कैलकुलेट करना है. 1/30, 1, 0, -1/30, -1/150, 2/75. ZJ माइनस CJ क्या मिला? ZJ और ZJ माइनस CJ क्या मिला? ZJ मिला 160/3, 100, 30, 200/3, 22/3 एंड 2/3. ZJ माइनस CJ पूरा पॉजिटिव. सिंस ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द करंट बेसिस इज ऑप्टिमम. अब करंट बेसिस ऑप्टिमम मतलब क्या? x3 एंड x2 ऑप्टिमम. समझ में आ रहा है? x3 एंड x2 ऑप्टिमम. अब x3 एंड x2 ऑप्टिमम मतलब ये दो ही प्रोडक्शन चाहिए, बाकी का प्रोडक्शन मैं ना करूं तो ही मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा. और फिर अब हम लिखेंगे सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, इसलिए x3 इक्वल टू 800/3 जो सोल्यूशन है वो. नेक्स्ट x2 इक्वल टू 40/3 जो सोल्यूशन है वो प्रेजेंट है, इसलिए अब्सेंट कौन है? x1 अब्सेंट है, x4 अब्सेंट है. 0, 0. सो दैट टू हैव द मैक्सिमम प्रॉफिट, वैल्यूज पुटअप करने के बाद आंसर मिला 28000/3. अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसा कैसा प्रोडक्शन हो सकता है, तो एक काम कर सकते हैं उसके लिए, वो उसके नेक्स्ट नियर नंबर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. एग्जैक्टली ये 800/3 प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो जो भी उसका नियर नंबर है राउंड फिगर जैसा एडजस्ट करते हैं, इन दैट मैनर द प्रोडक्शन इज गोइंग टू गेट प्लेस. ओके, सो यहां पर ये प्रॉब्लम और ये मेथड हम वाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे, फिर बाद में टू फेज सिंप्लेक्स मेथड और डुअल सिंप्लेक्स मेथड करके हम प्रॉब्लम एंड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.